एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना पैसा और धंधा खो दिया। वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट्स तक लॉन्च किए। ये है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अद्भुत कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। कलाम की माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी, उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकौडी और धनुषकौडी से वापस रामेश्वरम ले जाते थे। कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी। वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे। कलाम अपनी सरल ज़िंदगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी टीवी नहीं खरीदा और उनकी आदत थी रोज़ सुबह 6:30 से 7 के बीच उठना और रात को 2 बजे तक सोने की। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस। कलाम के पूर्वज काफ़ी अमीर थे और उनके पास कई एकड़ ज़मीनें थी। जब पंबन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का व्यापार पूरा खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से कश्ती की लोगों को ज़रूरत नहीं रही। इस घटना के बाद उनका व्यापार तो तहस नहस हुआ ही सही, लेकिन साथ ही साथ उनके पैसे और ज़मीनें भी धीरे धीरे खत्म हो गई। कलाम के जन्म होने तक उनका परिवार पूरा गरीब हो चुका था और कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ा। जब वो स्कूल गए तब उनके अंक काफ़ी साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों के द्वारा उनको हमेशा एक गजब और मेहनती छात्र बोला गया और उनमें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की। वो हमेशा गणित पर घंटों तक काम करते थे। श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहाँ पर उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया और वो 1954 में फिजिक्स के ग्रेजुएट बने। 1955 में मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की। जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और बोला, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करा तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। वो 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 पोजीशंस खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए। वहां पर वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े। उन्होंने अपना करियर एक छोटे होवरक्राफ्ट के डिजाइन से चालू किया। कलाम इनकोस्पार कमेटी में भी शामिल थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपांडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रामन्ना ने कलाम को बुलाया भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट पर भी काम किया और इन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट्स पूरे हो सके। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी इन गुप्त प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और इनकी महत्वपूर्णता समझाई। इन सब चीज़ों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने उनको उच्च मिसाइल प्रोग्राम्स चालू करने के लिए बोला। काफ़ी सारे मिसाइल प्रोग्राम्स में भागीदार रहने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत ही बड़ा योगदान था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी समय और पैसा लगा और इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से लेकर 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे और इस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इस न्यूक्लियर परीक्षण ने मीडिया में कलाम का नाम काफ़ी ऊंचा कर दिया था, लेकिन साइट के डायरेक्टर के संथनम ने कहा कि थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और ये एक असफल घटना थी। और उन्होंने कलाम की आलोचना की और कहा कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो गलत है। लेकिन फिर चिदम्बरम और कलाम दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर कलाम की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
दोनों ने इस बात का समर्थन किया और फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने विशाल जीत हासिल की। उनको 9 लाख से भी ज़्यादा वोट्स मिले और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को करीबन 1 लाख वोट ही मिल पाए। ये जीत बहुत ही बड़ी जीत थी। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भी दिया गया, भारत रत्न। भारत रत्न के साथ साथ उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से प्रचलित हुए। जब उनके 5 साल राष्ट्रपति के तौर पे खत्म हो गए तब उन्होंने अपने वापस राष्ट्रपति बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ये बोलने के 2 ही दिन बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वो शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने। और भी उन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए। 2012 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए था। कलाम ने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी, जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, और ये सारी बुक्स काफ़ी पॉपुलर हुई। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए, जहां पर उनको क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लानट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था। जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और वो गिर गए। उनको फिर बेथनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वो 7:45 पर दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द श्रीजन पाल सिंह से बोले। उन्होंने कहा, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। APJ अब्दुल कलाम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, खासकर युवा उनको अपना आइडल मानते हैं। तो ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। तो आप और किस व्यक्ति की कहानी चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।